थ्योरम 1.3, लेट p बी अ प्राइम नंबर। ठीक है, उन्होंने एक प्राइम नंबर ले लिया p। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब p a स्क्वायर का फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है। देन p डिवाइड्स a। अच्छा, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर p a स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है तो वो a का भी प्राइम फैक्टर होगा। समझ आया? p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और p प्राइम भी है, तो p क्या है? a स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है, तो p a को भी डिवाइड करेगा, मतलब p a का भी प्राइम फैक्टर होगा, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, a क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखो ये थ्योरम, ये लोग क्या बोलना चाहते हैं, लेट p बी अ प्राइम नंबर। तो मैं बताऊं, जैसे समझो हमने कोई प्राइम नंबर ले लिया 3। ठीक है, समझो ये 3 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। ए स्क्वायर मतलब उन्होंने ए क्या लिया हुआ है? अ पॉजिटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर लिखते जाते हैं, किसको ये 3 डिवाइड करता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 36, 49, 64, 80, 64, 81, ऐसे और भी बहुत सारे लिख सकते हैं। यहाँ पे तुम लोग चेक करो, 3 अगर 9 को डिवाइड करता है, 9 स्क्वायर है ना, समझो, समझ में आया? समझो ये ए स्क्वायर है, तो ए कितना हो जाएगा? 3 ना, ए स्क्वायर 9 है तो ए 3 हो जाएगा, तो ये 3 ए को डिवाइड कर रहा है ना। ठीक है, और देखो ये 81, ये 81 भी स्क्वायर है, समझो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 अगर 81 को डिवाइड कर रहा है तो 81 को हम लोग ए स्क्वायर ले लेते हैं, तो ए कितना हो जाएगा? 9। 3 जो है वो 9 को भी डिवाइड करेगा। तो यही हम लोगों को प्रूव करना है कि एक नंबर p है, अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। अच्छा, p प्राइम नंबर है, मतलब p ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है, तो p a का भी प्राइम फैक्टर होगा। हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको देखो उन लोगों ने कैसे प्रूव किया है। लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी एज फॉलोज। ठीक है, उन्होंने बोला ए के प्राइम फैक्टर्स क्या है। ए के प्राइम फैक्टर उन्होंने ले लिया p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4, ऐसा अप टू कहाँ पे? pn। अच्छा, ये सारे यूनिक हो ऐसे कोई जरूरी नहीं है, हमको मालूम है प्राइम फैक्टर्स यूनिक, मतलब यहाँ नंबर हो सकता है p1 p2 सेम हो, p3 p4 सेम हो। जब हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो कई बार होता है ना, सेम प्राइम फैक्टर बार बार रिपीट होते हैं, तो हो सकता है कि ये दोनों सेम हो या ये तीनों सेम हो, तो मल्टीपल p1 p2 p3 p4 अप टू pn तक हो सकता है मल्टीपल फैक्टर सेम हो। जैसे 40 के हमने प्राइम फैक्टर निकाले तो कितना आता है? देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो है तो 4 प्राइम फैक्टर, लेकिन ये तीनों सेम ही है ना, 2 है। तो इन p1 p2 p3 p4 में से कोई भी इक्वल भी हो सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि सारे के सारे एकदम यूनिक हो। ठीक है, ऐसा। अच्छा, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? आप सोचो, ए स्क्वायर हो जाएगा p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4 अप टू pn मल्टीप्लाई बाय p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4 इंटू अप टू कहाँ तक? pn। ठीक है, स्क्वायर ना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वो नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई होगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, खुद से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर। तो हमने ए स्क्वायर निकाल लिया। अब आप सोचो, उन्होंने क्या बोला है कि ये जो p है ये प्राइम नंबर है और ये ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। p जो है वो प्राइम नंबर है और p जो है ना, p डिवाइड्स ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? p ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है। और अभी हमने ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में पढ़ा कि ये जो प्राइम फैक्टर का कॉम्बिनेशन होता है ना, ये यूनिक होता है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। इसका मतलब क्या है कि सब जो 10 के फैक्टर 2 एंड 5 है, तो 10 का कभी भी फैक्टर निकालो 2 और 5 आएगा, उसमें कोई और प्राइम फैक्टर्स नहीं आ सकता, 2 और 5 ही रहेंगे। ये प्राइम फैक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये यूनिक है। ऐसा नहीं कि 10 का फैक्टर निकाला तो कभी 3 आ गया या कभी 7 आ गया, ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ पे भी हमने देखो पी ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए हैं, ये सारे, और ए स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर पी भी है। इसका मतलब क्या है? पी जो ना, इनमें से ही कोई है, इनमें से कोई ही पी है। पी पी वन हो सकता है, पी जो है वो पी टू हो सकता है, या हो सकता है वो पी थ्री हो, या तो वो पी फोर हो, या वो पी टेन हो, या हो सकता है पी एन ही हो। इनमें से ही कोई है। लॉजिक समझ में आया?
तो P ऐसा समझो ना, P ऐसा मान लिया कि P जो है P6 है, समझ में आया? तो यहाँ पे भी P6, यहाँ पे भी P6। तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमने पढ़ा, जो ये बता रहा है कि जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं ना वो यूनिक, किसी भी नंबर का, कंपोजिट नंबर का हमने प्राइम फैक्टर्स निकाला, तो वो जो प्राइम फैक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिक है। यहाँ पे हम लोग वो प्रॉपर्टी यूज करें कि पी ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है, और अभी हमने ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स की ये लिस्ट बनाई हुई है, तो पी इन्हीं में से कोई है, P1 P2 P3 P4 में से कोई है, वही इन लोगों ने यहाँ दिया हुआ है। कहाँ गया, देखो, A is equals to this are primes not necessarily distinct, अलग अलग हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो मैंने बताया ना, डिस्टिंक्ट नहीं हो सकता है, सेम हो P1 P2 P3 सेम हो, therefore A square is equals to A square, देखो this into this, यही नंबर आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद नाउ वी आर गिवन P divides A square, therefore from the fundamental theorem of arithmetic it follows that P is one of the prime factors of A square, P A square का prime factor है। However, using the uniqueness part of fundamental theorem of arithmetic, we realize that the only prime factors of A square are this, so P is one of this, कि P इनमें से कोई है, P1 P2 P3 P up to Pn। नाउ सिंस, अब देखो A के भी प्राइम फैक्टर्स यही है, अब P इनमें से ही कोई है, P हो सकता है P6 हो सकता है P8 हो, इसका मतलब क्या है, P डिवाइड्स A, P A का प्राइम फैक्टर है ना, क्योंकि देखो P1 P2 P3 P4 अप टू Pn ये सारे A के प्राइम फैक्टर्स है, और P इनमें से एक है, इसका मतलब क्या है, P डिवाइड्स A, P A का भी प्राइम फैक्टर है, समझ में आया? तो ये थियरम शॉर्ट में यही है कि P प्राइम नंबर है और P A स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब P A को भी डिवाइड करेगा, P A स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है मतलब P A का भी प्राइम फैक्टर होगा, ठीक है? ये है थियरम 1.3। अच्छा, ये थियरम शायद ही कभी एग्जाम में आया है, किसी टेस्ट में आज तक तो मैंने नहीं देखा, लेकिन इस थियरम के बेस पे, अच्छा यहाँ देखो ये स्टार मार्क बनाया हुआ है, शायद इन्होंने इसीलिए स्टार मार्क बनाया हुआ है कि ये आपके सिलेबस में नहीं आने वाला है इसका प्रूफ, लेकिन इस थियरम को यूज करके हमने प्रूव किया है कि √2 इज अ इरेशनल नंबर, और ये तो 99.99% श्योर है कि ये एग्जाम में आएगा। एक सेकंड, हाँ, ये श्योर है कि ये एग्जाम में आएगा, √2 इज अ इरेशनल नंबर या √3 इज अ इरेशनल नंबर, ऐसा। तो देखो √2 इज अ इरेशनल नंबर इन्होंने कैसे प्रूव किया है। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रारी दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। देखो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, कि अगर आप लोगों को प्रूव करना है कि 2 + 3 5 होता है, ठीक है, तो आप प्रूफ के स्टार्ट में एज्यूम कर लो कि 2 + 3 5 नहीं होता, लेट्स एज्यूम कि 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5, और उसके बाद फर्दर इसी के बेस पे हम लोग कुछ ना कुछ फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे। ये जो कंक्लूजन ना ऐसा आएगा कि जो पॉसिबल नहीं है, जो रॉन्ग है, ये कंक्लूजन ऐसा आएगा जो रॉन्ग है। अच्छा, ये कंक्लूजन रॉन्ग है, इसका मतलब हमने जो ये एज्यूम किया था ये भी रॉन्ग है, क्योंकि ये कंक्लूजन इसके बेस पे बना है। हमारा ये कंक्लूजन कि 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5 रॉन्ग है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 + 3 इक्वल टू 5। इसको बोलते हैं हम लोग प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। समझ में आया? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है कि हमको जो प्रूव करना है हम लोग उसका उल्टा ट्रू मान के चलते हैं, उसके बेस पे फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशन या जो करना है करते हैं, करने के बाद हमको फाइनल एक ऐसा कंक्लूजन मिलता है जो कि ट्रू नहीं हो सकता, जो इनकरेक्ट है। अच्छा, वो इनकरेक्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा एजम्पशन रॉन्ग था। लॉजिक समझ में आया? हमारा एजम्पशन रॉन्ग था, और हमारा एजम्पशन क्या था, जो हमको प्रूव करना है उसका उल्टा। तो जो हमको प्रूव करना है उसका उल्टा अगर रॉन्ग है, इसका मतलब जो हमको प्रूव करना है वो करेक्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पे इसी मेथड को यूज किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे √2 इज अ इरेशनल नंबर, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रारी √2 इज अ रैशनल नंबर। अच्छा, √2 इज अ रैशनल नंबर, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R/S। नाइन्थ में रैशनल नंबर का डेफिनेशन पढ़ा था ना, एवरी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P/Q। P/Q मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। P और Q क्या है, इंटीजर है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ये रैशनल नंबर का डेफिनेशन आपने नाइन्थ में पढ़ा था। तो यहाँ पे भी जब उन्होंने √2 इज इक्वल टू R/S लिया, इसका मतलब क्या है, R और S इंटीजर है। अच्छा, R और S इंटीजर हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि R और S में से
जो भी कॉमन लेना हो कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। समझो r जैसे 10 हुआ, s क्या है 5 है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 अपॉन 1। मतलब उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख दो। r और s में से अगर कुछ भी कॉमन है तो उस नंबर से r और s को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पे छोटा नंबर आ जाएगा a अपॉन b। a अपॉन b ऐसे नंबर है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि अगर कुछ भी कॉमन है तो हम लोग उससे डिवाइड कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जैसे समझो यहाँ पे मैंने ले लिया 36 अपॉन 24, तो ये 2 से कॉमन है 18 अपॉन 12, फिर 2 से कॉमन है 9 अपॉन 6, फिर 3 से कॉमन 3 कॉमन है तो 3 3 जा अपॉन 2। अब कुछ कॉमन बचा क्या? नहीं, 3 अपॉन 2 स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में। समझ में आया? तो r अपॉन s में से हमने क्या किया, जो जो कॉमन थे उससे उन दोनों को डिवाइड कर दिया, उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखने पे वो क्या हो गया, a अपॉन बी। अब a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे में a और b को हम लोग बोलते हैं को प्राइम। याद रखना ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। मैं जब ये एक्सरसाइज 1.2 बता रहा था, इसमें मैंने आपको इन तीनों इसको सॉल्व करते टाइम बताया था कि 8 9 और 25 को प्राइम है, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसलिए इनका एचसीएफ 1 होगा, ये मैंने आपको बताया था, तभी मैंने को प्राइम वर्ड यूज किया था, अगर आपको याद हो तो। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ ए और बी को प्राइम है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कोई प्राइम नंबर ऐसा नहीं है जो ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो उन्होंने इस b को यहाँ लेके मल्टीप्लाई कर दिया, b√2 इज इक्वल टू a। उसके बाद दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर देंगे तो b का स्क्वायर b स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ऐसा उन्होंने लिख दिया। देखो यहाँ लिखा है ना 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a। लेकिन अब आप सोचो, जब हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर कैसे आ रहा है, 2 में कुछ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ए स्क्वायर आ रहा है, कुछ मतलब बी स्क्वायर। इसका मतलब ये जो 2 है वो ए स्क्वायर का फैक्टर है, 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। लॉजिक समझ में आया? 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, क्योंकि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, 2 और बी स्क्वायर दोनों ए स्क्वायर के फैक्टर है। प्राइम हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन फैक्टर है। अब 2 तो प्राइम है, बी स्क्वायर प्राइम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। बी स्क्वायर तो प्राइम हो ही नहीं सकता, किसी भी नंबर का स्क्वायर तो प्राइम हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी स्क्वायर बी से तो डिवाइड होगा ही। लेकिन 2 पक्का प्राइम है और ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 2 ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है। ठीक है। अच्छा, 2 ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है, इसका मतलब अभी अभी ये जो थियरम 1.3 के हिसाब से 2 ए का भी प्राइम फैक्टर है, 2 ए को डिवाइड करता है। ठीक है, यहाँ देखो दिया ना, नाउ बाय थियरम 1.3 इट फॉलोज दैट 2 डिवाइड से 2 ए को डिवाइड करता है। 2 ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है, 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसके लिए 2 ए को डिवाइड करता है। समझ में आया? अच्छा, अगर 2 ए को डिवाइड करता है तो वो यूक्लिड्स डिविजन लेमा, वो जो आपने देखा उसमें कैसे, जैसे 10 को 2 डिवाइड करता है 5, तो हम लोग लिखते हैं ना 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। वैसे तो पूरा ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 10, लेकिन रिमाइंडर 0 को लिखने की क्या जरूरत है, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। तो a को भी 2 डिवाइड करता है और आंसर क्या आता है c, तो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 2c। समझ में आया? c क्या है, ये एक और इंटीजर है, आर्बिट्री इंटीजर। समझ में आया कि 2 जो है वो a को डिवाइड करता है, तो और a को डिवाइड करने पे आंसर क्या आता है c, तो हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल टू 2c। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है ना, इसको यहाँ लेके सब्सटीट्यूट कर दो। यहाँ लेके सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, a की जगह मैं क्या लिख दूंगा 2c का स्क्वायर, a इज इक्वल टू 2c है, तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर। ये जो 2 मल्टीप्लाई है ये इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अच्छा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ये जो 2 है वो b स्क्वायर को डिवाइड करता है, ये ना b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू सी स्क्वायर है, मतलब ये 2b और ये सी स्क्वायर भी दोनों b स्क्वायर को डिवाइड करते हैं, तो सी स्क्वायर से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ 2 से लेना देना है कि 2 जो है b स्क्वायर को डिवाइड करता है। अच्छा, 2 अगर b स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या है कि 2b को भी डिवाइड करेगा, 2b का भी प्राइम फैक्टर है। समझ में आया? तो देखो अब क्या है कि 2a का भी प्राइम फैक्टर है, 2b का भी प्राइम फैक्टर है, मतलब 2 तो दोनों में कॉमन हो गया ना, ए का भी फैक्टर है बी का भी फैक्टर है, मतलब ए और बी तो को प्राइम हो ही नहीं सकते। समझ में आया? ए और बी को प्राइम नहीं हो सकते क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर है 2, लेकिन यहां तो हमने ऐसा सिस्टम सेट किया था कि ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर ही ना हो,
तो ये जो हमारा कंक्लूजन आया है कि ए टू जो है वो ए का भी फैक्टर है और बी का भी फैक्टर है, ये कंक्लूजन रॉन्ग है। ये कंक्लूजन क्यों रॉन्ग हुआ? क्योंकि हमारा जो एजम्पशन था, जिससे जिसके बेस पे ये कंक्लूजन आया है कि रूट टू इज अ रैशनल नंबर, ये कंक्लूजन भी रॉन्ग है। समझ में आया? तो अब हम लोग क्या मान के चलेंगे कि रूट टू रैशनल नहीं है, रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। समझ में आया? देखो यहां दिया है कि सब्सटीट्यूटिंग फॉर ए वी गेट 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? दिस मींस 2 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड सो 2 डिवाइड्स b। समझ में आया? Therefore a and b have at least 2 as a common factor, but this contradicts the fact that a and b have no common factors other than 1। a और b को प्राइम है, 1 के अलावा उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 2 is a rational. So we conclude that root 2 is irrational number। समझ में आया? इससे क्या कंक्लूजन निकला कि रूट टू इरेशनल नंबर है। ठीक है। अच्छा, रूट थ्री के केस में भी लॉजिक एग्जैक्टली वही का वही है। ठीक है, रूट थ्री को भी एग्जैक्टली कुछ अलग मेथड नहीं, कुछ नहीं, खाली यहाँ रूट थ्री है और उसका, चलो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो मैं यही फिनिश करता हूँ।